Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very important session for all the RBI aspirants. एक क्वेश्चन जो मुझे रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली मिल रहा है वो है रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए क्रिस्प मैनर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक कंप्लीट पिक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, कैसे आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों फॉर फ्री कैसे कर सकते हैं, है ना. एंड चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड. इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581. बाकी आरबीआई रिलेटेड कोर्सेज वगैरह की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूं, है ना. एंड बिकॉज अभी हमारी चल रही है नवरात्रि सेल, माता रानी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे. तो इस ओकेजन पे देखो, इस हैप्पी ओकेजन पे जो है हम आप लोग के लिए एक सेल भी रन कर रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है. तो अगर आप हमारे बैंक वहां पे प्लस या किसी भी कोर्स में एनरोल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी. कब? अगर आप कोड यूज करोगे Y581, है ना. चलिए आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है यूट्यूब के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं. कोर्स करना पड़ेगा, सो एंड सो. मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, एक मार्केटिंग प्रोडक्ट बना दिया गया है. लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या बचपन से आप लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करते आ रहे क्या? जरा खुद से एक बार पूछो. क्या जब आपने फर्स्ट क्लास पास करी थी विदाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर ली थी, या ट्वेल्थ क्लास पास की थी विदाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर ली थी ना? द थिंग इज, एक क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ठीक है. लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है 10th-12th वाली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं चलेगी, थोड़ी सी बेहतर, बिकॉज अब आप उस लेवल से एक अपर लेवल पे, एक मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं. अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि तब आप एक स्टूडेंट थे जो कि मैकेनिस्टिक लिखता था, उससे पूछा गया कि व्हाट इज दिस, तो आपने लिख दिया दिस इज दिस, है ना. इस तरह से लिखते थे. लेकिन अब आपको उसको एक बेहतर वे में, एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना है ना. तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते. लेकिन प्रेजेंट करने से पहले हम 10th-12th में क्या करते थे, हम प्रिपेयर कर रहे थे कंटेंट, ठीक है. तो अगेन आई वुड से कंटेंट इज किंग. सबसे पहले हमें कंटेंट हमारे पास होना चाहिए. तो देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे कोई मंत्र घुमाएगा और आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ जाएगी, नहीं. लेकिन अगर आपको कंटेंट आता है तो काफी हद तक आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ सकती है, मार्क माई वर्ड, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कंटेंट आना चाहिए, ठीक है. अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है कहां पे, तो फेज 2 में है. तो उससे पहले क्या सारे का सारा फेज 2 अब हम तैयार करें क्या? क्योंकि टाइम कम है तो फेज 1 पे हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है. तो बेहतर यह है कि आप थोड़े से जो करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं उन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो. जैसे कोई टॉपिक आया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बीएनएफ में आपको पढ़ाता हूं तो डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड टॉपिक्स में कवर करता हूं. फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, ठीक है. एमएसएमईज के ग्रोथ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह के जो हम करंट अफेयर के टॉपिक्स जो हम कवर करते हैं आप उन पे फोकस कर सकते हो जो न्यूज में रहते हैं, ठीक है. या देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार पूरे का पूरा आप फेज 2 का सिलेबस खत्म कर लो तब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना, ठीक है. थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया जो है आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, दैट टू करंट अफेयर ओरिएंटेड. और बहुत ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक आध चीज ही करनी होगी, ज्यादा नहीं करनी होगी. यह एक बेसिक लेवल के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन जब आपको प्रोवाइड करूंगा तो वो भी आप देख लेना. उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा रिलेटेड टू आरबीआई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देखिए आरबीआई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एक मैनेजरियल लेवल का आंसर हो, 10th-12th का आंसर ना हो. तो पहली चीज हमें समझना पड़ेगा हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, आपका एफएम है, आपका ईएसआई है, ठीक है. तो इन हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वहां पे आता है आपका एसे, ठीक है. यहाँ पे आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रेसी राइटिंग. अब अगर आप ऐसे देखो, ऐसे क्या होता है, ऐसे किसी एक टॉपिक पे होता है जो आपका एक बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए, शॉर्ट डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए आप एक पूरा क्रिस्प एनालिसिस देते हो. व्हाट वाई है, मतलब व्हाट वाई करके एक पूरा एनालिसिस आप देते हो किसी भी टॉपिक का, है ना. अब ऐसे के अंदर अगर आप देखो इंग्लिश का ऐसे है तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं. पहली चीज, इंग्लिश के अंदर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो होता है ग्रामर, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है ग्रामर. ग्रामर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है ग्रामर, ठीक है.
बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है यार इंग्लिश तो बहुत एक्सीलेंट वाली चाहिए होती है तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे। बहुत वो कहते हैं ना कि बहुत ही एक वो बड़ा फेमस सा यूट्यूब पे रील भी चलती है, न्यूमोकोकल करके एक पूरा एक वर्ड है ना, सबसे टिपिकल वर्ड जिसका पता नहीं एक कॉम्पिटिशन में भी एक स्पेलिंग पूछी गई थी। ऐसे फैसिनेटिंग वर्ड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, जबकि मैं अगर बोलूं अगर आप ज्यादा फैसिनेटिंग वर्ड्स का यूज करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके खिलाफ बुचरिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो टू मच शो ऑफ नहीं करना है, कीप इट सिंपल, कीप इट प्रिसाइज, कीप इट एज पर दी आंसर, है ना। बहुत फैसिनेशन नहीं लाना, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन अगर इंप्रूव कर सकते हो तो करो। तो यहाँ पे पहली चीज डर नहीं होना चाहिए कि बहुत ही एक्सीलेंट लेवल की वाली इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, बेसिक लेवल जो यहाँ पे हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं उसी लेवल की इंग्लिश आपको सिर्फ लिखनी है। ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग वगैरह एंड ऑल। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस सब्जेक्ट के अंदर विच इज वर्ड लिमिट। बाकी इंडिविजुअल टॉपिक में अगर मैं बोलूं, ऐसे में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी भी टॉपिक पे ऐसे दिया गया है तो उसके डिफरेंट डायमेंशंस आपने कवर की होगी, जिसको हम जनरली पेस्टल एनालिसिस बोल देते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, सोशल, रिलीजन, इन डिफरेंट डायमेंशंस पे जो है आपने कवर किया होगा, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब आपने कोई टॉपिक ही ऐसा चूज कर लिया जो इन डायमेंशंस पे कवर नहीं किया जा सकता, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो सपोज यू हैव टेकन अप सम क्वेश्चंस, अगर देखो आपने फिनेंस का टॉपिक लिया तो मोस्टली आप उसको फिनेंस के टर्म्स में ही कवर करोगे। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का है तो यहाँ पे देखो वैसे स्कोप तो हर जगह होता है कि आप हर टॉपिक पे एक पेस्टल एनालिसिस कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब द थिंग इज कि कंटेंट में जो ऐसे होता है उसमें, जैसे इंग्लिश का जो ऐसे होता है उसमें आपके कोट्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में, आपको एग्जाम्पल्स वगैरह जब आप कोट करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, वहां पे एक रेलेवेंस होती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आपके जो इंग्लिश के जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा एफएम पे आ जाता हूं। एफएम जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आंसर होता है, देखो मैनेजमेंट इज कंप्लीटली स्टैटिक और फाइनेंस इज करंट प्लस स्टैटिक। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पुराना फाइनेंस का पेपर उठा के देखोगे तो आंसर शुड बी टू द पॉइंट। और मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, फाइनेंस में आरबीआई की ही अप्रोच रहती थी कि आंसर शुड बी टू द पॉइंट, जो पूछा गया है उसके अराउंड घूमो मत, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, सीधे सीधे। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक पूरी कहानी लिखना शुरू कर देते हैं फाइनेंस के अंदर। तो पूरी कहानी नहीं लिखना। सपोज आपसे कोई स्कीम पूछी गई है तो सिंपल पूछी गई है कि किस ईयर में लॉन्च हुई, द स्कीम वाज लॉन्च इन दिस ईयर, दैट्स इट। कोई कहानी नहीं बनानी अनटिल अनलेस आप कतई इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भी कई बार बच्चे क्या करते हैं, 100 150 वर्ड का इंट्रोडक्शन ही चलता आ रहा है, नहीं, इट हैज टू बी क्रिस्प। अगर आप स्कीम रिलेटेड कि भैया अभी रिसेंटली मोदी जी ने ये स्कीम के बारे में ये बताया है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स मेन फीचर, इट इज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट दिस, तो क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए फाइनेंस के अंदर। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स है, जहां पे आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है, जहां आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हो, अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे थ्योरीज वगैरह पूछी गई हैं तो उन थ्योरीज को वहां पे इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, उन थ्योरीज के कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं मैस्लो के बारे में बात करता हूं, तो अगर आप लिखने लगते हो कि मैस्लो एक मोटिवेशन की थ्योरी है, ये बताती है कैसे मोटिवेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो ये सब फर्जी बात है। आपको ये करना है, मैस्लो ने बताइए कि 5 नीड्स होती हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन है, 5 नीड कौन सी है, ये है, दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन। ठीक है, तो जो थ्योरी है उसके कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए जिस थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो द थिंग इज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर ओपिनियन टेकिंग अप द ओपिनियन ऑफ द थिंकर, है ना। यानी कि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो लेकिन थ्योरी के कीवर्ड्स आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए, फैक्चुअल हो, फैक्ट्स ओरिएंटेड हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मैं क्रिस्प मैनर में बता रहा हूं दोस्तों अभी तो। देन ईएसआई के बारे में अगर मैं बात करूं, ईएसआई इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, ये जो है ये आपके पर्सपेक्टिव को जज करता है अगेन ऑन पेस्टल एनालिसिस, वही पॉलिटिकल डिफरेंट डायमेंशंस पे कवर करना होता है यहाँ पे हमें। ठीक है, सोशल एंगल भी लाना होता है, इकोनॉमिक एंगल भी लाना होता है, एंड देन सोसाइटी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं अगर आप उनको भी ले आए, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, फैमिली, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप यहाँ पे कवर कर लेंगे तो काफी अच्छा एक एनालिटिकल, एक कंप्लीट जो आंसर है वो बन सकता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कंप्लीट डायमेंशंस कवर कर सकते हो, डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ईएसआई में कहीं ना कहीं आपका एक ओवरऑल एनालिसिस मांगा जाता है। हमें लगता है कि इकोनॉमी के सिर्फ जो है क्वेश्चंस इकोनॉमी या फिनेंस के एस्पेक्ट्स में हमको प्रेजेंट करने होंगे, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डायमेंशंस, अगर आप देखो पुराना कोई 2008 से लेके 14 तक का पेपर उठाओगे तो वहां पे पेपर में ही लिखा होता था, वी विल गिव मार्क्स ऑन द एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी डायमेंशंस ही कवर्स। और डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, फैमिली, डिफरेंट डायमेंशंस ये होती है। तो किस किस डायमेंशन पे आप कवर कर सकते हो उस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कोई एसेंस चेंज हुआ हो।
तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों की एसेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब सब्जेक्ट्स की एसेंस समझ में आ गई तो सब्जेक्ट्स में आंसर राइटिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले देखो आपको प्रिपेयर करना होगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के बिना आगे बढ़ना बेकार है, लेकिन आप फिर भी कुछ टॉपिक्स पे आगे बढ़ सकते हो जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मतलब आरबीए में तो हेल्प करेंगे ना, कि अगर आपको और कोई भी एग्जाम देना है जिसकी फेज 2 जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। कैसे कर सकते हो, तो देखो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पे आओ, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। आप इस चैनल को जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस बटन को दबा लो, और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे डिस्क्रिप्टिव, तो ये मेरी प्लेलिस्ट ओपन आएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हैं जो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीकली एक कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए क्या है कि इस समय एक डिलेमा जो बच्चों के मन में बन रहा है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट करूं या ना करूं, तो देखो वो कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो, दैट इज एन ओवरनाइट फिनोमेना, याद कर लिया ओवरनाइट फिनोमेना है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता है धीरे 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 धीरे, एंड और उस इंप्रूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस बन जाता है आपके इंटरव्यू एंड मतलब नेक्स्ट राउंड में जाने के मार्क्सेस में। बहुत अच्छे क्या कहते हैं आके, वो सिंपल कहते हैं सर मैं तो आंसर पूरा लिख के आया था, पता नहीं मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। द थिंग इज, मैं जब यहाँ पे आंसर इवेल्युएशन करता हूं, अगर आप लोग देखोगे यहाँ, तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ना, वो बहुत कुछ शो करती है। वो शो करती है कि ये किस माइंडसेट का बंदा है, इसके वर्डिंग्स किस तरह से ये चूज करता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द आंसर, इट्स अबाउट हाउ यू चूज द आंसर। फॉर एग्जांपल, मैं कभी भी एक इंट्रोडक्शन कोई आंसर लिखना चाहूंगा, तो मैं उसके कभी भी निगेटिव टोन पे स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं हमेशा उसको पॉजिटिव टोन पे स्टार्ट करना चाहूंगा। दो गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग मच बट वी नीड टू लुक इनटू दिस, नेगेटिव स्टार्ट, है ना। देन अगर मैं बात करूं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं यूज करने चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते बोलते वॉट एवर, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स भी वो कई बार आंसर राइटिंग में लिख देते हैं, नहीं यूज करने चाहिए। तो जो आपकी आंसर राइटिंग है ना, वो सिर्फ एक आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शो करती है। एंड इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये सेशंस देखोगे ना, वो पर्सनैलिटी का जजमेंट कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। आप एक भी सेशन में जाओ, आप किसी भी सेशन में जाओगे तो मैं आपके लाइव आंसर डिस्कस करता हूं यहाँ पे, और उसी में आपके जो वर्ड्स होते हैं उसी को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, जैसे अभी हमने जीएसटी का ये आंसर राइटिंग किया था, ठीक है, तो ये करंट अफेयर टॉपिक है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, कहीं और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स है। देखो दोस्तों, बाकी मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग में तो आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो नहीं जाऊंगा अभी, कि आंसर लिखते कैसे हैं, क्योंकि लिखना तो तभी पता चलेगा ना जब कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट आप ओवरनाइट तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये प्रोसेस अगर आप फ्री में एंड बेस्ट प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो तो ये यूट्यूब की फ्री सीरीज है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी पेड एनालिसिस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बॉल इज इन योर कोर्ट, लेकिन वो पेड एनालिसिस कहीं भी आपकी पर्सनैलिटी को कैसे जज किया जाता है वो नहीं सिखा पाएंगे। आप सिर्फ एक आंसर लिखोगे एंड यू विल जस्ट गेट द मार्क्स। ठीक है, उसमें फीडबैक होगा, लेकिन एक कैसे आपकी पर्सनैलिटी इवेल्युएट हो रही है वो नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बाकी दोस्तों, इन द कमिंग सैटरडे अगर आप लोगों के इस वीडियो पे 20 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज आपका इंटरेस्ट वहां पे है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे होंगे क्योंकि उनका फेज 1 तैयार है, तो मैं उनके लिए कमिंग सैटरडे एक फ्री वर्कशॉप लेके आना चाहता हूं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की फ्री वर्कशॉप, जिसमें मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एक अच्छे इंट्रोडक्शन को लिखा जाता है, कैसे एक अच्छे आंसर को लिखा जाता है, कैसे एक अच्छे कंक्लूजन को दिया जाता है। कंप्लीट वर्कशॉप, और ये बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, 1-1.5-2 घंटे के अंदर, दो तो मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, बड़े आराम से आप 1-1.5 घंटे के अंदर सब कुछ सीख सकते हैं। कंप्लीट प्रोडक्टिविटी वाला सेशन होगा और फ्री सेशन होगा। लेकिन क्या करना है, इस सेशन में आपको लगभग 20 कमेंट से ज्यादा तो करने ही होंगे, तभी जो है वो सेशन में आप लोग के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सर करें या ना करें, तो देखो वो बॉल आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट कहां से होती है, वो होती है कंटेंट से। विदाउट कंटेंट यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कंटेंट तैयार है तो यू जस्ट वॉन 50% मार्क्स। इसको हायर ले जाने के लिए यू हैव टू लर्न द आर्ट,
सिंपल सी बात है, यू हैव टू लर्न दी आर्ट। बिना आर्ट के आप अच्छे मार्क्स फेच नहीं कर सकते। अगर आपका कंटेंट तैयार है तो भी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज एन आर्ट जो ओवर अ प्रोसेस आप सीखते हैं, ठीक है। देन स्टार्ट करें या नहीं करें, बॉल इज इन योर कोर्ट। कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स अगर मैं कैसे सीखना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, या करंट अफेयर ओरिएंटेड सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी हो जो मुझे बेसिकली फेज 1 के ओरिएंटेशन से भी हेल्प करे और बेसिकली मेरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंप्रूव हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी है, उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो स्टैटिक टॉपिक्स हो आप वो छोड़ सकते हो, जो लेटेस्ट हैं टॉपिक्स है आप वो फॉलो कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप करंट अफेयर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना चाहते हो तो इस सैटरडे में एक वर्कशॉप लेके आना चाहता हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन, कैसे एक अच्छी बॉडी और कैसे एक अच्छा कंक्लूजन देते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर 20 कमेंट तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो दिस इज इट गाइस, आज का सेशन करते हैं यही रैप अप। आप, मुझे पता है अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बिजी हो फेज 1 की, तो मैं फेज 2 के रिगार्डिंग ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगेन मैंने कहा ना, वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अल्टीमेटली फेज 1 होने के बाद क्या इतना टाइम है जिसके अंदर 45 डेज के अंदर गारंटीड आप इंप्रूव कर लोगे कि आपको अपने ऊपर लगता है, और लगता है तो डेफिनेटली फिर फेज 1 में लग जाओ यार। यू इट्स जस्ट, देखो लाइफ के अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें खुद ही लेने होते हैं, तो बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं तो आप लोग के लिए इस तरह के फ्री सेशन, फ्री कंटेंट लाता ही रहूंगा और लाता ही रहा हूं। जैसे कि यार आप देखो, इसी चैनल पे मेरी एक और प्लेलिस्ट भी है जिसमें फ्री आपको कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर्स भी मिलते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी मेरी फ्री लिस्ट जिसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट आरबीआई वेबसाइट कवरेज मिलती है फॉर फ्री। तो वो भी है यार, वो भी आपको फेज 1 में हेल्प करेगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर देखो आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट अड्डा 24/7। एक मिनट, मैंने गलत एंटर कर दिया, अड्डा 24/7। ओह सॉरी, अगेन मैंने सेम चीज क्लिक कर दी। As soon as you click on this course section, regulatory सारे ही कोर्सेज हैं यहाँ हमारे, ठीक है। आरबीआई इसका जो भी आपको तैयारी करना है सभी के यहाँ पे सेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यू शुड गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और अभी तो यहाँ पे सेल चल रही है दोस्तों, तो आई वुड से कि दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इन द कोर्स। बाकी इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। As soon as you apply the code, the prices will fall. This is one of the lowest prices guys जो आपको यहाँ पे मिलती है, और अगर आप ऐप के थ्रू बाय करोगे तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। जो आपको 4700 समथिंग दिख रहा है ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन एनरोल राइट नाउ अगर आपका टारगेट चाहे 2026 है, 27 है या 2025 ही क्यों ना है, ठीक है। अभी भी हमारा एक लाइव फाउंडेशन बैच चल रहा है, सफलता बैच, जिसमें हम आपको आरबीआई 2025 की कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो उसके लिए भी इसी में एनरोल कर सकते हो, सभी कुछ मिल जाएगा, और इवन फ्यूचर बैचेस भी इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप, लेकिन याद रखना 20 कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।